हेलो गाइज, वेलकम टू अभिनव क्लासेस। माय नेम इज अभिमन्यु कुमार। आई एम फैकल्टी इन फिजिक्स। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों एंड मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी लोग मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं और इस वीडियो को देखने के बाद मेरे वीडियो को लाइक और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जो कि यह एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि कूलम्ब लॉ पर बेस्ड है। आज के लेक्चर्स में हम सीखेंगे किसी एक पॉइंट चार्ज से अनेकों चार्ज को हम कनेक्टेड कर देते हैं तो उसी वन पॉइंट चार्ज पर लगने वाला कूलम्ब बल के वैल्यू क्या होता है, यह आज के लेक्चर्स में हम सीखने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज मान लेते हैं। यहाँ पर भी एक पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ पर भी कोई पॉइंट है, फिर यहाँ पर भी कोई पॉइंट मान लिए, फिर यहाँ पर भी कोई पॉइंट मान लिए। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं इस पॉइंट को हम मान लेते हैं यहाँ पर Q1 चार्ज है। कितना है? Q1 चार्ज है। और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं यहाँ पर Q2 चार्ज है। और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं यहाँ पर Q3 चार्ज है। और यहाँ पर इस पॉइंट को मान लेते हैं Qn चार्ज है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, Q1, अब यहाँ पर दो चार्जों के बीच के डिस्टेंस निकालते थे तो वहां पर कुछ ना कुछ डिस्टेंस लिया करते थे। सेम उसी तरह यहाँ पर Q1 से और Q2 के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। तो मान लेते हैं सपोज दैट यहां से यानी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, तो यहाँ पर यानी कुछ ना कुछ Q2 चार्ज से पॉइंट Q1 चार्ज तक कुछ ना कुछ इसका पोजीशन वेक्टर होगा, यानी स्थान सदिश होगा। तो क्या हो जाएगा? R21, इतना लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर Q3 चार्ज से पॉइंट Q1 चार्ज से कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा? R, यहाँ पर क्या है? 3 और यहाँ पर क्या है? 1। तो क्या हो जाएगा? R31। फिर उसी तरह यहाँ पर Q1 चार्ज से पॉइंट Q1 चार्ज तक कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर होगा। तो यहाँ पर क्या मान लेंगे? यहाँ पर मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पर मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पर R, यहाँ पर N और यहाँ पर क्या है? 1। तो क्या हो जाएगा? RN1। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब इस पॉइंट चार्ज पर एक फोर्स क्रिएट होगा। अब कितना फोर्स क्रिएट होगा? अब देखिए यहाँ पर पॉइंट Q1 चार्ज पर पॉइंट Q1 चार्ज को पॉइंट Q2 चार्ज को वजह से लगने वाला फोर्स, यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, यानी फोर्स यहाँ पर एक लगेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी समान प्रकृति का आवेश रहता है तो समान प्रकृति यानी प्लस और प्लस चार्ज रहता है, तो प्लस और प्लस चार्ज एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है, यानी एक दूसरे को अपोजिट दिशा में फोर्स लगाता है। और यहाँ पर क्या लगा रहा है? एक दूसरे को अपोजिट दिशा में फोर्स लगा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस चार्ज है और यहाँ पर भी एक प्लस चार्ज है। और प्लस चार्ज एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है, यानी जो फोर्स क्रिएट करता है यह एक दूसरे को अपोजिट दिशा में फोर्स क्रिएट करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? F। यहाँ पर एक फोर्स लगेगा। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट Q1 चार्ज पर पॉइंट Q2 चार्ज को वजह से लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? 12, यानी F12। फिर उसी तरह पॉइंट Q3 के चार्ज पॉइंट Q1 चार्ज की वजह से पॉइंट Q3 चार्ज की वजह से पॉइंट Q1 चार्ज पर लगने वाला फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी F का हो जाएगा। यहाँ पर फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? F। और यहाँ पर क्या है? 1, यहाँ पर क्या है? 1 और यहाँ पर क्या है? 3। तो क्या हो जाएगा? F13। फिर उसी तरह यहाँ पर भी है वही कंडीशंस, यानी Q1 चार्ज, यहाँ पर Q1 चार्ज की वजह से पॉइंट Q1 चार्ज पर लगने वाला फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? यानी जो फोर्स लगेगा यहाँ पर F, यहाँ पर क्या है? 1 है और यहाँ पर क्या है? N। F1N इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? इन गिवन फिगर Q1 Q2 Q3 Qn RA पॉइंट चार्ज
4। 8 अप्लाई फोर्स, 8 अप्लाइड फोर्स F12, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है F12 इंटू F13 एंड F1n, then find the value of resultant electric force. Find the value of electric force. Find the value of resultant electric force. अब देखिए यहाँ पर हम मान लिए हैं Q1 और Q2 चार्ज, Q1 Q2 माना कि Q1 दिए गए फिगर में Q1 Q2 और Q3 कोई पॉइंट चार्ज है और उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है F12, F12, F13 और Fn तक अप्लाई हो रहा है। तो दे फाइंड द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी जो रिजल्टेंट होगा इलेक्ट्रिक फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अब देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, एफ नेट हम निकालेंगे, एफ नेट। तो देखिए यहां पर फोर्स कितना लग रहा है, यहां पर फोर्स कितना लग रहा है, पहला पे F12, यहां पर लिखेंगे F12, F12, फिर प्लस, फिर यहां पर कितना फोर्स लग रहा है F13, उसके बाद प्लस, फिर डॉट डॉट कहां तक लग रहा है, Fn तक लग रहा है। तो यहां पर क्या लिख देंगे F1n, इतना लिख देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एफ नेट निकाल लिए। अब देखते हैं, हम जानते हैं कि कूलम्ब बल क्या होता है, कूलम्ब बल क्या होता है, यानी कूलम्ब बल हम जानते हैं क्या होता है, Q1 Q2 अब बटा क्या होता है R², इतना तो हम जानते हैं। और लेकिन R² होता है तो यहाँ पर क्या होता है R², लेकिन आपका दूरी कितना आया हुआ है R21, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं R21 के होल स्क्वायर, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा R21, यानी यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा R21, यहाँ पर क्या लिख देंगे R21, फिर यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे। फिर F13 पर हम कूलम्ब बल निकालेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा Q1 Q2 Q1 Q3 अब बाटा क्या हो जाएगा R² होता है। अब यहाँ पर 3 पर डिस्टेंस कितना है R31, यानी R31 के होल स्क्वायर, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर R31, फिर यहाँ पर प्लस का साइन है और डॉट डॉट फिर प्लस का साइन है। उसके बाद फिर यहाँ पर n चार्ज पर हम कूलम्ब फोर्स निकालेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा Q1 N2 Qn अब बाटा R² होता है। तो यहाँ पर R का वैल्यू कितना आया हुआ है, यानी R का वैल्यू Rn1 आया हुआ है, तो Rn1 के होल स्क्वायर, यहाँ पर पोजीशन फैक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा Rn1, यूनिट वेक्टर हो गया। अब इसको हम सॉल्यूशंस कैसे करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक कॉन्सेप्ट तो हम जानते हैं कि कोई भी यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट में रहता है तो यूनिट वेक्टर का एक फार्मूला जानते हैं, वेक्टर ए बराबर होता है वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ए बराबर होता है वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का मॉड, इतना तो हम जानते हैं इस फार्मूला के बारे में। और इसी फार्मूला को जस्ट इस यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा Q1, उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा Q2 अब बाटा यहाँ पर क्या हो जाएगा R21 के होल स्क्वायर, और इसको यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा R21 अब बाटा क्या हो जाएगा R21, इतना हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस का साइन देंगे, उसके बाद फिर इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा Q1 Q3 अब बाटा यहाँ पर क्या हो जाएगा R31 के होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा, इसको यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा R31 अब बाटा R31, उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन दे देंगे, उसके बाद यहाँ पर डॉट डॉट क्या हो जाएगा
प्लस, फिर इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा k q1 qn अब बाटा यहाँ पर क्या हो जाएगा rn1 के होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर कितना, इसको यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट में निकालेंगे तो r, इसको इधर से rn1 अब बाटा क्या हो जाएगा rn1, इस तरह हम निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, k q1 q2 अब बाटा, अब इसमें और इससे गुणा करेंगे, यानी r21 और r21 से गुणा करेंगे, r21 के होल स्क्वायर और r21 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा q हो जाएगा, r21 के क्या हो जाएगा q। यहाँ पर क्या बचा हुआ है पोजीशन, यानी r21। फिर यहाँ पर प्लस का साइन देंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा k q1 q3 अब बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें और इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर r31 के होल स्क्वायर और r31 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा q हो जाएगा, यानी r31 के होल q इनटू यहाँ पर पोजीशन कितना बचा हुआ है r31। उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन देंगे, उसके बाद डॉट 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 क्या हो जाएगा प्लस, उसके बाद यहाँ पर भी हो जाएगा k q1 qn अब बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा rn1 के, अब इसमें गुणा करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा q हो जाएगा, 1 के q इनटू पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा rn1। इतना तो हम समझ गए। अब देखिए यहाँ पर अब हमको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर फ्रॉम। अब रिप्रेजेंटेड करते हैं वेक्टर फॉर्म में कैसे, देखिए यहाँ पर q1 q2 अब बाटा यहाँ पर क्या है r21 है, यहाँ पर क्या है r21 है। अब देखिए तो यहाँ पर आपका कितना है r21 है। अब देखिए तो यहाँ पर r21 को क्या लिख सकते हैं r2 माइनस r1, इतना तो आराम से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं r21 को, यानी r21 को हम वेक्टर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, r21 को वेक्टर के फॉर्म में वेक्टर r2 माइनस क्या लिख सकते हैं r1। अब r21 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं r2 माइनस r1, तो यहाँ पर लिख देंगे r2 माइनस क्या हो जाएगा r1, वेक्टर r2 माइनस r1 के होल क्यूब। फिर उसी तरह यहाँ पर 21 को क्या लिख सकते हैं r2 माइनस r1, यहाँ पर क्या लिख देंगे r2 माइनस r1। फिर यहाँ पर किसका साइन है प्लस का, तो फिर प्लस का साइन दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर निकालेंगे k q1 q3 अब बटा यहाँ पर r31 को हम कैसे लिखते हैं किसी वेक्टर फॉर्म में, यानी r31 को हम इस तरह लिख सकते हैं r3 माइनस r1, यानी वेक्टर r3 माइनस r1। तो इस r31 के जगह पर इतना पुट कर सकते हैं r3 माइनस r1, तो यहाँ पर डाल देंगे डायरेक्ट r3 माइनस वेक्टर r3 माइनस r1 के होल क्यूब। यहाँ पर 31 को फिर क्या लिख सकते हैं r3 माइनस r1, यानी r3 माइनस r1, यहाँ पर वेक्टर के साइन से डिनोट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन देंगे। उसके बाद डॉट डॉट क्या है फिर प्लस, फिर q1 q2 अब बाटा यहाँ पर rn1 है, तो देखिए यहाँ पर rn1 है, rn1 अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं rn अब माइनस क्या हो जाएगा r1, क्योंकि rn माइनस r1 किसके बराबर है rn1 के बराबर होगा। अब इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट rn माइनस r1, यानी वेक्टर rn माइनस r1, इतना लिख देंगे। फिर उसी तरह rn माइनस r1 इसको भी हम क्या लिखेंगे rn माइनस r1, क्योंकि इसके बराबर होता है। अब इस तरह करके हम रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, और इसी को हम बोलते हैं एफ नेट, यानी एफ नेट का आपका वैल्यू आ गया इतना आया, कितना आया हुआ है इतना आया हुआ है। देखिए इसको थोड़ा बहुत हम इस तरह लिख देते हैं, यानी जो आपका एफ नेट का वैल्यू आया हुआ स्टूडेंट्स, यही आपका एफ नेट का वैल्यू आया हुआ है।
ये कितना क्या वैल्यू आया हुआ है, एफ नेट का वैल्यू आया है। और यहाँ पर किसी एक पॉइंट से अनेकों चार्ज को हम कनेक्टेड कर देते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, तो वो आपका सभी फोर्स, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगता है आपका इतना फोर्स लगेगा किसी ओनली वन पॉइंट पर। अब यहाँ तक तो समझ गए। और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज के नाम से जानते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सिंपल। अब यहां तक तो समझ गए। और इसी को हम बोलते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत। यहां तो आज के लेक्चर्स में हम सीख गए और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और इससे पहले जितने भी लोग मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड।